हेलो। कैसे हैं आप सब? तो पिछले क्लासेज में अपने सब जब ऑब्जेक्टिव का क्लास देखे थे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक्सरसाइज फर्स्ट में लगभग 25 क्वेश्चन अपने सब देख लिए हुए थे। उससे आगे का क्वेश्चन जो है अपने सब आज डील करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो अपने सब जो है 25 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए हुए थे। 26 नंबर क्वेश्चन से अपने सब आज के क्लास में देखेंगे। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि which part of the ovary in mammals act as an endocrine gland after ovulation। तो आप याद कीजिए जब हम आपको ओवरी का सेक्शन काट करके दिखाए थे तो वहां पर हम बताए थे कि ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल फटता है जिससे ओवम ओवरी से रिलीज होता है। उसी प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है। और ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ भाग जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है और वही कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम करता है जो कि ओवरी के अंदर होता है और जिससे हार्मोन्स रिलीज होता है। और उस हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? उस हार्मोन को कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहा जाता है? प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। तो सबसे पहली बात कि आपको पूछ दिया जाएगा कि जो है बताइए जो है जैसे कि ये जो क्वेश्चन है आपको कहता है स्तनियों में अंडाशय का कौन सा भाग अंडोत्सर्ग के बाद जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा काम करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से किस प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है? तो वो क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने सब आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे कहता है कि द ट्रांसपेरेंट लेयर फाउंड अराउंड द आउटर सरफेस ऑफ डेवलपिंग ओवम इज कॉल्ड। हमेशा याद रखिएगा मतलब डेवलपिंग ओवम के चारों ओर जो है एक ट्रांसपेरेंट एक पारदर्शी लेयर पाया जाता है। उस लेयर को कहा जाता है जोना पेलुसिडा। उस लेयर को क्या कहा जाता है? जोना पेलुसिडा कहा जाता है। तो राइट आंसर अपने सबका क्या हो जाएगा? 27 का दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सबको कहता है कैसेशन ऑफ मेस्ट्रुअस साइकिल इज कॉल्ड। या एक लाइन में समझिए कि इंड ऑफ मेस्ट्रुअस साइकिल, इंड ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। तो अब एक चीज याद रखिएगा और क्या लिखा हुआ सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमेशा याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुअस साइकिल सबसे पहली बात जो है किस किस में पाया जाता है? तो वो मैन हो गया, मंकी हो गया और एप्स हो गया, इसमें देखने को मिलता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट होता है जो कि देखा जाए तो एक महिला में जो है 45 से 50 वर्ष के आयु के बीच में क्या होता है? जो सबसे आखिरी लास्ट जो एमसी होता है मेस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसे कहा जाता है मीनोपॉज। क्या कहा जाता है? मीनोपॉज कहा जाता है। और सबसे स्टार्टिंग का जो रहता है स्टार्ट मेस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसे कहा जाता है मिनार्क, जो कि 12 से 15 वर्ष के आयु के लड़की में क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक द एग ऑफ ह्यूमन इज। मतलब पीतक के वितरण के आधार पर मानव का अंडज कैसा होता है? तो एक लाइन में लिसिथल होता है, अपीतकी होता है। ये चीज याद रखना है। यॉक जो होता है ये यॉक अब जैसे कि आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो जो बनता है तो उसके डेवलपमेंट में जो उसे शुरुआत में जो न्यूट्रिशन मिलता है वो उसी यॉक सैक से मिलता है। ठीक है। और वो कैसा होता है? अलिसिथल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है कि किसके अंडे में पीतक की मात्रा यानी कि यॉक सैक की मात्रा मध्यम होती है? ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा फ्रॉग में होता है। जैसे सी अर्चिन, वैसे ऑप्शन के थ्रू देखेंगे जैसे सी अर्चिन दिया है, स्टार फिश दे दिया, फ्रॉग दे दिया, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से क्या होता है? फ्रॉग में जो है यॉक सैक का मात्रा जो है मध्यम मात्रा में देखने को मिलता है।
31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विटेलाइन लेयर अराउंड द एग इज डिपोजिटेड बाय, मतलब अंडे के चारों ओर विटेलाइन परत का जमाव होता है, वो किसके कारण होता है? तो स्वयं अंडे के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्वयं अंडे के कारण, यानी कि एग इटसेल्फ। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन बॉनी फिश रेप्टाइल्स एंड बर्ड द क्लीवेज पैटर्न इज। क्लीवेज पर हम एक जो है बहुत ही जल्दी वीडियो लाएंगे जिससे सारा का सारा क्लीवेज क्या होता है। तो क्लीवेज एक प्रकार का सेल डिवीजन है जिसमें सेल का नंबर तो बढ़ता है लेकिन जायगोट का जो साइज रहता है वो वही साइज रहता है। अब इसमें क्लीवेज अलग अलग प्रकार से होता है वो अपने सब देखेंगे, लेकिन यहां पर जो अपने सबको लिखा हुआ कि अस्थिल मछलियों हो गया, सरीसृप तथा पक्षियों में विदलन जो होता है वो याद रखिएगा, वो मेरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल होता है। कैसा होता है? मेरोब्लास्टिक डिस्क्वाइडल। आगे लिखा हुआ है कि द एग ऑफ इंसेक्ट आर, यानी कि इंसेक्ट का जो एग जो होता है वो कैसा होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है तो ये जो होता है ये सेंट्रोलिसिथल होता है। ये कैसा होता है? सेंट्रोलिसिथल। यॉर्क शेक पर जब चर्चा करेंगे तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आ जाएगा। तो क्या कहता है कि कीटों के अंडे होते हैं, कैसा होता है? सेंट्रोलिसिथल होता है। कैसा होता है? सेंट्रोलिसिथल होता है। आगे है एस्पायरल क्लीवेज इज फाउंड इन। क्या लिखा हुआ है? एस्पायरल क्लीवेज इज फाउंड इन। तो ये हमेशा याद रखिएगा ये एनालिड्स में होता है। किसमें देखने को मिलता है? ये एनालिड्स में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि आफ्टर अ स्पर्म हैज पेनिट्रेट एन ओवम इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाय। कहने का मतलब ये होता है कि निषेचन, आप लोग जानते हैं कि निषेचन में क्या होता है कि ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज होता है, जिसमें एक स्पर्म का हेड वाला पार्ट ओवम के अंदर जाता है और ओवम के न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करता है, जिसके कारण जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब ये एक स्पर्म अंदर जाता है फर्टिलाइज करता है तो अनदर दूसरा स्पर्म इसके अंदर नहीं जाता है, क्योंकि इसके चारों बगल एक फर्टिलाइजिंग लेयर का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो इसको देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है जिसके कारण कोई अनदर दूसरा स्पर्म इसके अंदर नहीं जा पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 36 में। कहता है कि मानव में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग अकर इन। तो आप लोग पढ़े हैं फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? फ्लोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। और ओविडक्ट फ्लोपियन ट्यूब को 3 भाग में बांट दिए थे। एक लीनियर भाग था कुछ इस तरीके से लीनियर, जिसे इस्थमस कहा जाता है। ये यहां पर मुड़ा हुआ भाग जिसे एम्पुला कहा जाता है। नीचे फनल शेप्ड जो संरचना था इसे इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इसे इस्थमस कहा जाता है। और आपको क्लियर बता दिए थे कि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाला पार्ट में होता है। तो क्या लिखा हुआ है? एम्पुला पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन में कि द फंक्शन ऑफ हाइल्यूरोनिडेज इज। हाइल्यूरोनिडेज एक क्या है? एंजाइम है जो ओवम के जोना पैलुसिडा, जो कि आप जस्ट पढ़े हैं, यह ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। जोना पैलुसिडा लेयर के डिजॉल्व में ये क्या करता है? मदद करता है। या फिर कह सकते हैं अपने सब जो है कि यह जो है टू डिजॉल्व द सीमेंटिंग पार्ट ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल के सीमेंटिंग पार्ट को क्या करता है? डिजॉल्व करने में यह मदद करता है। कौन? द फंक्शन ऑफ हाइल्यूरोनिडेज इज। याद रखिएगा हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? तो ग्रेनुलोसा सेल के सीमेंटिंग भाग को गलाने में ये क्या करता? मदद करता है। आगे क्या लिखा? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन आर एसोसिएटेड विथ। हमेशा याद रखिएगा, देखिए एक तो लिखा है, एक यहां पर अपने सब पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा अपने सब देखेंगे एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या पढ़ेंगे? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। हमेशा याद रखिएगा फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है ये ओवम या एग से संबंधित है
और एंटी फर्टिलाइजिंग जो है PROTN, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है ये एस्पर्म से संबंधित है। किससे? एस्पर्म। एस्पर्म के हेड के ऊपर आपको पता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है, और इसके चारों बगल जो है एस्पर्म के चारों बगल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिस पर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है, और ओवम पर क्या पाया जाता है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है। तो अपने सबका क्वेश्चन कहता है कि फर्टिलाइज प्रोटीन आर एसोसिएटेड विथ, तो ये किससे होता है? तो जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम, ओवम के चारों बगल जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जोना पेलुसिडा उससे संबंधित है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगर इसी तरीके से आपको पूछ दिया जाए एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है किससे संबंधित है, स्पर्म कहां पाया जाता है? तो स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लास्टोसिस्ट कम्स आउट ऑफ स्लाइट ऑफ जोना पेलुसिडा इन, यानी कि जोना पेलुसिडा की खाद से ब्लास्टोसिस्ट बाहर आता है। जोना पेलुसिडा की खाद से ब्लास्टोसिस्ट बाहर आता है, क्योंकि देखिए ना ओवम है, ओवम के चारों बगल क्या है? जोना पेलुसिडा लेयर, जो कि जस्ट पढ़ चुके हैं ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। अब इसको गला करके स्पर्म फर्टिलाइज करता है, इसी जोना पेलुसिडा के अंदर क्या होता है? जायगोट बनता है, वो डेवलप करके ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है, और उसके बाद यह जोना पेलुसिडा से यूटेरस में क्या होता है? यह ब्लास्टोसिस्ट बाहर आ जाता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? यूटेरस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? कहता सर्वाइकल कैनाल स्टार्ट सिक्रिएटिंग विसिकस म्यूकस, यानी मतलब सर्वाइकल ग्लैंड्स जो है, सर्वाइकल कैनाल के पास सर्वाइकल ग्लैंड्स रहता है, ये कहता है स्टार्ट सिक्रिएटिंग विसिकस म्यूकस, ये चिपचिपा म्यूकस का क्या करती है? सिक्रिएशन करती है फॉर फिलिंग द सर्वाइकल कैनाल, जिसके कारण सर्वाइकल कैनाल क्या होता है? भर जाता है टू फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव प्लग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी कि कहता है कि किस हार्मोन के वजह से, किस हार्मोन, यहां पर 4 हार्मोन है, एक है FSH जिसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है LH, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन, चौथा में है एंडोडर्म की यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा यहां पर जो है। ठीक है, तो किसके वजह से? तो वो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के वजह से क्या होता है? गिरवी ग्रंथि किसकी प्रभाविता में, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाविता में सर्वाइकल ग्लैंड क्या करता है? एक चिपचिपे म्यूकस को स्राव करता है, जिसके कारण सर्वाइकल कैनाल क्या हो जाता है? भर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 41 नंबर क्वेश्चन में, कहता है स्केलेटन एंड मसल्स इन अ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम। अब जैसे कि अपने सब आगे देखेंगे, अब क्या होता है जैसे कि जायगोट से एम्ब्रियो जो बनता है तो बीच में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, जिससे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म का निर्माण होता है, जिसे जर्मिनल लेयर कहा जाता है। और इन्हीं जर्मिनल लेयर से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, चाहे हमारा आंख हो, हार्ट हो, है कि नहीं, या फिर लंग्स हो, बोन हड्डी हो, या फिर मांसपेशियां हो, सभी चीजों का निर्माण होता है। तो इसमें याद रखना मुख्य रूप से कि कहता है कि कंकाल और पेशियों का निर्माण किससे होता है? मीसोडर्म से होता है। किससे होता है? मीसोडर्म से होता है। तो मीसोडर्म इज राइट आंसर। नेक्स्ट है गेस्टेशन पीरियड इन मैन इज अबाउट, याद रखिएगा बड़े, जैसे कि यहां पर ऑप्शन लिखा है 10 वीक, 10 सप्ताह, 28 सप्ताह, 36 सप्ताह, 38 सप्ताह, सप्ताह में दिया तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 38। वैसे जो व्यक्ति पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 9 मंथ का होता है, 9 महीना का गेस्टेशन पीरियड होता है, और आपको पता है कि एक महीना में 4 सप्ताह होता है, तो 9 चौक 36 सप्ताह नहीं लगा देना है, ठीक से देखिएगा। तो महीना जो होता है 30 या 31 दिन का होता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। तो वैसे देखिएगा तो 7 चौक 28, यानी कि 28 दिन हो गया आपको जो है 4 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा रहता है। तो 9 महीना में देखिए 9 दूना 18 दिन एक्स्ट्रा हो गया, लगभग जो है तो आपको वो 2 सप्ताह एक्स्ट्रा, यानी कि लगभग देखा जाए अबाउट पूछा, लगभग क्या हो जाएगा 38 सप्ताह, यानी कि खुशी में आप 36 सप्ताह मार करके आ जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि अम्बिलिकल कॉर्ड suspends embryo in amniotic cavity and is attached to midgut region of the embryo in eutherium. This umbilical cord is formed of the stalk of, अब देखो ना umbilical cord देखिएगा, जब बेबी क्या होता है, जब बेबी गर्भ में होता है, जब बेबी गर्भ में होता है तो उस गर्भ से क्या होता है, पाइप के जैसा संरचना जुड़ा होता है, या ऐसे समझिए ना, गर्भाशय है, चलिए ये एक लेयर बना दी, यहाँ पर ये प्लेसेंटा हो गया, इससे ये नली के जैसा संरचना, डक्ट के जैसा संरचना जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे, यहीं पर ये क्या होता है, इम्ब्रियो जो है जुड़ा होता है। तो ये बीच में ये वाला जो संरचना है इसी को कहा जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो कहता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड किन चीजों का बना होता है, एक लाइन में यह एलेंटोस तथा कोरियन के बना होता है, एलेंटोस एंड कोरियन से मिलकर के यह बना होता है। साथ ही साथ यॉर्क सैक भी रहता है इसमें, लेकिन वो नष्ट हो जा, वो इम्ब्रियो के डेवलपमेंट में नष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर अपने सबका मुख्य रूप से होगा एलेंटोस तथा कोरियन। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि द्वितीय ट्राइमेस्टर में गर्भवती महिला के दोनों अंडाशय काटकर हटा दिए जाए तो इससे क्या होगा, यानी कि इफ बोथ द ओवरी ऑफ अ प्रेग्नेंट फीमेल आर रिमूव इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर इट विल लीड टू, मतलब कहता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान कहता है कि फीमेल के ओवरी को काट करके जब हटा दिया जाएगा तो उससे क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यहां पर सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब समझ जाइए, मतलब कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। कहता है कि द सेकेंड ट्राइमेस्टर रिप्रेजेंट द मिडिल पार्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी, मतलब देखा जाए तो प्रेगनेंसी का ये मध्यावस्था होता है, बीच का समय होता है फ्रॉम वीक 30 to 26, जो 13वां सप्ताह से लेकर के 26वां सप्ताह के यह बीच का क्या होता है, अवस्था होता है, जिसमें क्या कहता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर योर बेबी विल ग्रो फ्रॉम अबाउट 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड वेट 30 ग्राम इन वीक 30, मतलब देखा जाए तो 13वां वीक में जो बेबी जो होता जो है, मतलब जो है सीधी बात की सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब 13वां सप्ताह से लेकर के 26वां सप्ताह, यानी 13वां सप्ताह में जो बेबी जो रहता है वो बेबी कहता है कि वो बेबी जो रहता है वो 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और वजन की बात करेंगे तो ये वजन में कितना होता है, तो 30 ग्राम, कितना होता है, 30 ग्राम होता है। वही 26वां सप्ताह तक में ये बेबी का लेंथ जो है ये कितना हो जाता है, 23 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ कितना हो जाता है, 820 ग्राम। तो उस समय अगर ओवरी को काट करके हटा भी दिया जाए तो बेबी का डेवलपमेंट आसानी से हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, यानी कि क्या होगा, समान विकास, बेबी का क्या होगा, समान विकास। तो तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 45 नंबर में एमनियोटिक फ्लूइड comes out through vagina during which stage of parturition, ध्यान दो क्या कहता है बोरे, कहता है कि प्रसव की कौन सी अवस्था के दौरान योनि से एमनियोटिक द्रव निकलता है। हम जानते हैं एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और जब डिलेशन स्टेज आता है तो उस समय क्या होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन फटता है और उससे एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, द प्लेसेंटा इन मैमल्स इज फॉर्म्ड बाय, क्या लिखा है, स्तनियों में प्लेसेंटा निर्मित होता है, यानी कि जो मैमल्स जो होता है उन मैमल्स में प्लेसेंटा का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये चीज अपने सबको ध्यान रखना। तो ये होता है कोरियन के द्वारा, किसके द्वारा होता है, कोरियन के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 47 नंबर क्वेश्चन में, 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर जो है, अच्छा पहला नंबर में दे दिया है एलेंटोस तथा जो है कोरियन, है ना, देखिए जो है एक मिनट जो है 46 नंबर जो है 46 में दोनों आंसर हो जाएगा, एलेंटाइस और कोरियन दोनों के द्वारा क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। याद रखिएगा बोरे 46 नंबर क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर रहे हैं, क्या लिखा है, द प्लेसेंटा इन मैमल्स इज फॉर्म्ड बाय, तो वैसे प्लेसेंटा की बात करेंगे तो मनुष्य के मतलब इम्ब्रियो का जो है
कोरियन वाला पार्ट होता है वो भी भाग लेता है, एलेंटाइस, और इधर जो है मदर का, यूटेरस का, गर्भाशय का भी कुछ भाग होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू देखेंगे तो पहला और तीसरा बोथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द प्लेसेंटा इन मैमल्स इज, याद रखिएगा मैमल्स का जो प्लेसेंटा जो होता है वो कैसा होता है, वो हीमोकॉरियल होता है। क्या होता है, हीमोकॉरियल होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो देखिए अब एक्सरसाइज 2 स्टार्ट हो गया जो है, यहाँ से पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। दूसरा एक्सरसाइज अब अपने सब जो है नेक्स्ट अगला वीडियो में देखेंगे, और इसको एक ही वीडियो में क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। लगभग कितना कुछ, लगभग जो है इसमें भी 47 के आसपास या 48 के आसपास क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो थैंक यू, इसको जो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।